एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल लगभग कंप्लीट हो चुका है आपके बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से। तो सो टिल नाउ अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किया उसका नाम यहां पर लिखा है, देखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेफ या जेड स्टार कहते थे। उसी के अंदर में आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ा था। पहला वीडियो इस चैप्टर का आपको इसका मिल जाएगा। सेकंड जो टॉपिक था एटॉमिक रेडियाई और इसके टाइप्स, जैसे कि कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई, सब चीज, इवन मेटेलिक रेडियाई भी इसके अंदर में मिल जाएगा। ये कवर हो चुका है ऑलरेडी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसे कह सकते हैं, वो भी कवर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कवर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कवर हो चुका है। अभी तक हम कह सकते हैं इस चैप्टर में कम से कम 7 से 8 घंटा का लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो के थ्रू आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी कई चीजें इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको जानकारी में होना चाहिए, एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर अपकमिंग चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है, सब टॉपिक्स पे बेस्ड है, जो आपका नेक्स्ट आने वाले चैप्टर पे हेल्प करेगा, बट इसी चैप्टर का पार्ट है जिसे आपसे छुपा के रखा जाता है। तो हमने आज का क्लास का नाम दिया है सम अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहां पे पाएंगे आप? पीरियोडिक टेबल में पाएंगे, और उन प्रॉपर्टीज को हमने यहां लिस्ट बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक जिसे आपको पढ़ना है एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में। बता दिया जाता है कि एटॉमिक रेडियस अगर पढ़ा दिए, मतलब एटॉमिक साइज पढ़ा दिए, तो फिर वॉल्यूम पढ़ाने का क्या जरूरत होता है? जरूरत पड़ता है। देखिएगा कैसे जरूरत पड़ता है। दूसरा है डेंसिटी, तीसरा है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटेल में आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मिलेगा, लेकिन यहां इंट्रो मिल जाएगा आपको, तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर को पढ़ना है हमें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, लेकिन यहीं पे आपको इंट्रो मिल जाएगा इससे का। हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन यहीं पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये भी डिटेल में पढ़ना चाहिए। एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे इसी चैप्टर में। फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस में भी आता है बहुत बार। तो चलिए एक एक करके आज का क्लास को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम से। क्लियर है कि नहीं? और एक एक करके सभी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। ये सब पहले हो चुका है, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले इन वीडियोस को देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 11 केमिस्ट्री बाय विवेक सर, लिख करके सर्च कीजिएगा, और विवेक में भी नहीं बी लगाइएगा, तब जाकर के मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक वॉल्यूम को। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हमने लिया है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? तो सिंपली डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का अगर वेट आप क्या ले ले, वेट या मास, केमिस्ट्री में वेट मास सब सेम होता है, तो 1 ग्राम अगर उसका ले लें तो वो एलिमेंट का 1 ग्राम कितना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं? अगर मैथमेटिकली इस चीज को लिखना चाहें तो एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख रहा है? असल में वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। वही चीज लिखा हुआ है, मास या वेट लिखे की बात है। क्या कह रहा है? एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या वेट अपॉन डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट। इस बात का ध्यान रखिएगा। डेंसिटी कब लेना है? जब एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि कोई कोई एलिमेंट गैसियस स्टेट में है, उस समय तो फैला हुआ रहेगा, तो फिर चर्चा कैसे हो पाएगी, कंपैरिजन कब हो पाएगी? जब एक ही स्टेट में रहे। तो ये डिफाइन कर दिया गया है कि सभी एलिमेंट्स को आप किस में ले आइए, पहले सॉलिड स्टेट में ले आइए, उसके बाद फिर कंपेयर कीजिए। क्लियर है कि नहीं? जैसे जो गैसेस हैं, ऑलरेडी गैसेस हैं, तो ऑलरेडी फैले हुए रहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसको पहले सॉलिड में कन्वर्ट कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास या वेट, मतलब वेट जो है उसको किस में लिखना है? ग्राम में लिखना है, अपॉन क्या है? डेंसिटी कितना है उसके सॉलिड स्टेट में। तो डायरेक्टली आपका क्या निकल जाएगा? एटॉमिक वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए एक एग्जांपल दे देते हैं, लेट्स सपोज कि एक सोडियम आपने एलिमेंट लिया जिसका ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है आपको पता हो जाना चाहिए, 23 ग्राम पर मोल होता है ना, 23 ग्राम पर मोल ये है आपको पता। और डेंसिटी ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट हो गया।
और डेंसिटी रो द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी कुछ भी मान लीजिए 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ले लिया है हमने सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप जब डिफाइन कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, चलिए 2.3 ले लेते हैं। जब इसको आप डिफाइन कीजिएगा एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, तो एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वेट ले लेना है आपको 23 ग्राम पर मोल, और इसको क्या ले लेना है, ग्राम पर मोल है, और इसको क्या ले लेना है 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पॉइंट हटाइएगा, 0 आएगा, इसको काट दीजिएगा, कितना बार में कटेगा 10, तो क्या निकल के आएगा 10। ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये पर सेंटीमीटर क्यूब था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये जब माइनस नीचे आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो पर मोल। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। इस तरह से आप निकालेंगे, हमने यूनिट लिखा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। यूनिट क्या है, सीसी पर मोल। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ही सेंटीमीटर क्यूब है। सीसी का मतलब ही क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है कि नहीं, पर मोल लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हमने किया। आगे बढ़े हम, इस चीज को और एक तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले बोल दिया कि 1 ग्राम एटम किसी एलिमेंट का जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम एटॉमिक वॉल्यूम कर रहे हैं। अब इसको अलग लैंग्वेज में क्या लिख रहा है, एटॉमिक वेट सिग्निफाइज, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एटॉमिक वेट ना, एटॉमिक वेट, लेट मी चेक वंस, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, यहां पे वेट गलती से लिखा गया है, एटॉमिक वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक वॉल्यूम सिग्निफाइज, वॉल्यूम के बारे में यहां डिस्कस किए, वही वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अदर लैंग्वेज में। तो एटॉमिक वॉल्यूम सिग्निफाइज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। ये जो 23 ग्राम सोडियम का लिखे थे ना, आपको पता है पर मोल होता है। 1 मोल सोडियम का जो GAM ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, आपको पता है। तो आप कहें ग्राम में लिखिए चाहे मोल में लिखिए, बात तो बराबर है। यहां पे यही बात अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर 1 मोल किसी एलिमेंट का आपने ले लिया है, 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, आपको पता है एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल किसी एलिमेंट का जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, फिर से पढ़ रहे हैं, एटॉमिक वॉल्यूम सिग्निफाइज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। अगेन किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट। पहले सॉलिड स्टेट में लाइएगा, उसके बाद बात कीजिएगा, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है स्टेट चेंज होने से वेरी हो जाता है। गैसियस स्टेट का डेंसिटी कम होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा ज्यादा, और सॉलिड का सबसे ज्यादा। तो पहले एक ही स्टेट में सब आना चाहिए, तभी तो हम डेंसिटी को कांस्टेंट कर पाएंगे, तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे। क्लियर है कि नहीं, सो दैट स्टेट यहां पर कंफर्म कर दिया गया है कि सॉलिड स्टेट में ही लाना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, आगे बात करते हैं। 1 मोल बोलिए चाहे 1 मोल में जितना वेट है वो बोलिए, काम एक ही बात है। 1 मोल में ये जो 23 लिखे थे, ये 23 हुआ था, कैसे हुआ था, 1 मोल का वेट है वो। आगे बात करते हैं। अब एटॉमिक वॉल्यूम पढ़ लेने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा वो यहां पर हमने लिख के रखा, ध्यान दीजिएगा। अगर एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है, अगर किसी का एटॉमिक वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है मतलब वो अगर स्पेस कम घेरता है, अगर वो कम स्पेस में ज्यादा रह सकता है, इसका मतलब यही ना, अगर एटॉमिक वॉल्यूम किसी का कम है इसका मतलब वो कम स्पेस में ज्यादा अमाउंट में रह सकता है। अगर किसी का वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्या, दैट एटम कैन होल्ड अ प्लेस, कम प्लेस में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रह सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? तो एटॉमिक वॉल्यूम अगर कम है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, इट विल लीड इंक्रीज इन डेंसिटी। आपको समझ में आ रहा है, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जगह पे रह सकते हैं। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर फिक्स कर दिया जाए तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक वॉल्यूम को कम करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। अगर डेंसिटी किसी का ज्यादा है तो क्या है, समझे कि सर डेंसिटी अगर किसी का ज्यादा है तो एटम्स पास पास है,
और अगर एटम्स पास पास है तो उसका हार्डनेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हार्ड होगा। और आपने क्लास 10 में पढ़ा है, अगर कोई ज्यादा हार्ड होता है तो वो ब्रिटल भी होता है, आराम से एक हथौड़ा मारोगे फटक से टूट जाएगा। ज्यादा हार्ड होना भी अच्छा बात नहीं है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर हार्डनेस ज्यादा होता है तो ब्रिटलनेस भी ज्यादा होता है, ध्यान रहेगा, जल्दी टूट जाएगा ये। आगे बात करें हम, साथ में अगर एटम्स पास पास है तो उसका बॉयल करना भी टफ होगा या मेल्ट करना भी टफ होगा। अगर सॉलिड स्टेट में है तो मेल्ट करेंगे, गलाएंगे उसको हम, तो मेल्ट करना टफ होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार हम यहां लिखे, देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉयल करना भी टफ होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एटॉमिक वॉल्यूम कम है तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन दो चीजें डिक्रीज करेगा, वो दो चीजें कौन सा है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का मतलब क्या है आपको पता है? ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज पर चोट डाले, फोर्स लगाएं तो जल्दी टूट जाता है। और मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब आराम से पीट पीट करके सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या है, आराम से खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रिटलनेस इसमें ज्यादा है। ब्रिटलनेस ज्यादा है मतलब खींचने जाओगे टूट जाएगा, पीटने जाओगे टूट जाएगा। तो ना तो फ्लैट कर सकते हैं ना तो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर एटॉमिक वॉल्यूम किसी का कम है तो। क्लियर है कि नहीं? मतलब एटॉमिक वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो ये काम कर सकते हैं, हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सब फायदा हुआ एटॉमिक वॉल्यूम सीखने से। अब हम पीरियोडिक टेबल में इस चीज को देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, दैट इज ग्रुप में अगर हम चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है आपको पता है? टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो ज्यादा वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा जगह लेगा वो रहने के लिए। तो कह रहा है एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो आपसे हम पूछ रहे हैं, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? फ्रेंसियम। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका हो जाएगा? फ्रेंसियम का। टॉप टू बॉटम एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, बिकॉज सेल भी इंक्रीज कर रहा है, ऑलरेडी पढ़ चुके, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा इसका। पीरियड वाइज आते हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम का क्या होता है, जानकर के खूब क्यूरियोसिटी होगा मन में कि ऐसा भी पीरियोडिसिटी हमारे पास है कि फर्स्ट डिक्रीजेस टू अ मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस। पहले एटॉमिक वॉल्यूम धीरे 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 घटेगा और फिर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, कौन है? सोडियम है, नहीं लिथियम वाला ले लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बबुआ नियोन के बारे में चर्चा नहीं करते, इनर्ट है, ठीक है, उसके पहले तक हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेस टू अ मिनिमम, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना तो धीरे धीरे एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के बाद सडन एक मिनिमम वैल्यू आएगा और उसके बाद क्या करना शुरू होगा, एंड देन इंक्रीजेस, धीरे धीरे बढ़ना लगेगा। तो यहां पर ये चीज तो कहां पर पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं पहले डिक्रीज करेगा तो लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा है बोरॉन से, लेकिन बोरॉन और कार्बन लगभग बराबर होता है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा हो जाता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन से बड़ा हो जाता है। हियर द मिनिमम वैल्यू अकर्स एट बोरॉन, यू कैन फाइंड इट। क्लियर है कि नहीं? और टॉप टू बॉटम बोरॉन से नीचे जाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम तो हमेशा क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? मिनिमम वैल्यू कहां पर मिल रहा है आपको, बोरॉन में। इसी पे बेस्ड हमने एक सवाल ले लिया है, हो सकता है डायरेक्टली पूछा जाए कि हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका है और लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम चले गए फर्स्ट पीरियड में, तो फर्स्ट पीरियड में क्या मिला, फ्रेंसियम। और इससे जब राइट साइड में जाएंगे तो इससे राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, लेकिन कितना भी इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट से नहीं इंक्रीज होगा। यहां पर हम समझाना चाह रहे हैं कि दिस फ्लोरीन इज नॉट ग्रेटर देन दिस लिथियम। वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, मतलब फ्लोरीन का
जो एटॉमिक वॉल्यूम है लिथियम से ज्यादा है, हम नहीं कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये बात आप हर चीज को नोट करना संभव नहीं है, हम बता रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब सबसे पहला जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वही एटॉमिक वॉल्यूम में सबसे ज्यादा होगा, और टॉप टू बॉटम जाने से सबसे ज्यादा साइज एटॉमिक वॉल्यूम मिलता है, तो किसका हो जाएगा? हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम किसका हो जाएगा? फ्रांसियम। हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम किसका मिल जाएगा? फ्रांसियम। अब सवाल उठता है लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम किसका होगा? मतलब सर लेफ्ट टू राइट जाने से पहले घटता है लेकिन फिर तो बढ़ जाता है, तब तो बहुत मुश्किल है ढूंढना मुश्किल नहीं है, आप ढूंढ चुके हैं। दिस बोरॉन इज स्मॉलेस्ट इन एटॉमिक वॉल्यूम इन होल पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम किसका होता है? बोरॉन का। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है, और अगर हमने इसीलिए बताया था कि बोरॉन के नीचे जैसे जाइएगा एटॉमिक वॉल्यूम बोरॉन से ज्यादा हो जाएगा, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा बोरॉन का, और हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम किसका हो जाएगा? फ्रांसियम का। तो चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक लिया है डेंसिटी का लिया है। डेंसिटी क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। अगेन सॉलिड स्टेट पे ला करके ही हम कंपेयर कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट वेरीज पीरियोडिकली विद देयर एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर बदलने के साथ साथ डेंसिटी बदल जाता है, इनका कहना है। सही बात है। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट के बारे में चर्चा किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एट फर्स्ट डेंसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, एंड बिकम्स मैक्सिमम समवेयर फॉर द सेंट्रल मेंबर्स एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टरवर्ड्स ग्रेजुअली। क्या मतलब है? अगर इस चीज को ग्राफ से हम समझना चाहें, ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं ना, इधर एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर के साथ अगर डेंसिटी का आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे पाएगा जानते हैं? एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या कह रहा है? डेंसिटी इंक्रीज करता है। पहले एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी भी बढ़ता जा रहा है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, उस मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद फिर क्या होने लगेगा? डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा? कोई एक जगह पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और उसके बाद फिर क्या होने लगेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा लेकिन डेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा। इनका कहना ये है। एक एग्जांपल हमने यहां लिया है, एंड दिस इज फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड से आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। ये सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, ट्रांजिशन स्टेट में होता है। ठीक है, जो भी है। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स को हमने लिया, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इनके डेंसिटीज को हमने बुक से लिखा है। आपको डाटा याद नहीं करना, आपको दिखा रहे हैं हम क्या हो रहा है। आप ध्यान दें अगर, तो 2.99 फिर 4.5 इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो इन दोनों में लगभग बराबर, इन दोनों में लगभग बराबर, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर लगभग बराबर हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ है, और अब क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। मतलब यहां जाकर के क्या हो गया? डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। मतलब इसके बाद जिंक के बाद जो भी हम कहां इंटर कर जाएंगे? पी ब्लॉक में इंटर कर जाएंगे, उसका डेंसिटी और कम होगा, उसका डेंसिटी और कम हो जाएगा। पी ब्लॉक में इंटर कर जाएंगे, जेडन दैट इज जिंक तक डी ब्लॉक में है, उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो पी ब्लॉक में इंटर कर जाएंगे, पी ब्लॉक में इंटर करेंगे तो और कम हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां तक आपने पाया? अगर इसी को हम ग्राफ में शो करें तो कॉपर का पाया। तो यहां पर अगर हम कॉपर को लिखे तो एकदम सही है, और धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था इन सब एलिमेंट्स में, और उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? कम होते जाएगा। बोलिए समझ में आया? सिर्फ इस पीरियड के लिए अगर ग्राफ बनाए तो क्लियर है। इसी तरह से इस चीज को याद रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो डेंसिटी पहले इंक्रीज करता जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा, फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने टॉपिक लिया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ यहां मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि हम चीजों को
मतलब एलिमेंट्स को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद उसको मेल्ट ही किया जाएगा ना, बॉयल तो नहीं किया जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ट्रेंड हम मान लेंगे मेल्टिंग पॉइंट जैसा है बॉइलिंग पॉइंट वैसा मान लेंगे, बट कहीं कहीं जो रूल हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, एंड दैट विल बी टॉट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन हम ज्यादातर कहां पर करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहां पर उसको होल्ड रख देते हैं। यहां पे ये बात पाया गया कि एटॉमिक वॉल्यूम अगर किसी का ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी का एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब डेंसिटी उसका कम है। एटॉमिक वॉल्यूम जिसका ज्यादा, डेंसिटी उसका कम। अगर डेंसिटी उसका कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली कम। शुरुआत में ही बोला डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्लोज क्लोज रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम, डेंसिटी कम तो ऑटोमेटिक मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात से समझ में आ रहा है। अगर इन जनरल कहें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम देखें तो इन जनरल क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज अलोंग द पीरियड बिकम्स मैक्सिमम समवेयर इन द सेंटर एंड देन बिगिन टू डिक्रीज। पहले क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि डेंसिटी भी इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पहले क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है, फिर एक मैक्सिमम डेंसिटी में जाता है, तो जिसका मैक्सिमम डेंसिटी होगा उसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। क्लियर है कि नहीं है। तो इसके पीछे कई रीजंस है, एक सर्टन रीजन आपको देकर के चुप नहीं करा सकते हम, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ले लीजिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पहले इंक्रीज करेगा, कहां तक इंक्रीज करेगा, बोले सर सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन का, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सोडियम से जितना दूर जा रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बनाने का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, किसका पास, एल्युमिनियम का। Al3+ होता है, यस और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट सॉरी जो क्रिस्टल बना रहा होगा मेटल का वो ज्यादा मजबूत कहां पर होगा, एल्युमिनियम का क्रिस्टल जो बनेगा वो ज्यादा मजबूत होगा, और उसको मेल्ट कराने के लिए हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन में जैसे ही पहुंचेंगे आप तो सिलिकॉन आपको पता होगा ये एक सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है भाई, है ना। तो सिलिकॉन के पास ये कैपेसिटी है, कार्बन के जैसा कैपेसिटी है, ये सिलिकॉन 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 आपस में काफी मजबूत बॉन्ड बना लेता है, और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा हीट दे करके तोड़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कहां पर आता है, सिलिकॉन के पास मैक्सिमम। हमने बोला कि बिकम्स मैक्सिमम, उसके बाद क्या होने जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा मतलब सबसे कम कहां पाया जाएगा, आर्गन में। सबसे कम कहां पाया जाएगा, आर्गन में। सवाल है सर फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस सल्फर, यहां पे क्लोरीन है यार, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन इसका कम क्यों है, डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसा कम होता क्यों जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता होगा कि फास्फोरस P4 बनाता है मॉलिक्यूल, अगर देखें तो सल्फर S8 बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, आर्गन तो कुछ भी नहीं बनाता है। क्लियर है कि नहीं। अब इन सब के पास P4 और आपस में जब P4 और P4 का बात करेंगे, P4 एक मॉलिक्यूल है और P4 एक मॉलिक्यूल है, आपस में कौन सा बॉन्ड होता है, वंडरवाल बॉन्ड होता है, जो कि बहुत कमजोर बॉन्ड है। वंडरवाल बॉन्ड इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और बहुत वीक है, और ये वीकनेस धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। आपको पता है आर्गन इज इनर्ट गैस, इज एन इनर्ट गैस, और इस इनर्ट गैस के पास भी वंडरवाल बॉन्ड है जो कि बहुत वीक है। उस वीक बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा हीट का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही हीट देंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। सो दैट आप कह सकते हैं क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल रहा आपका मेल्टिंग पॉइंट के लिए, समझ में आ रहा है। यहां पर क्या होता है, न वीक वंडरवाल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। यहां बोल सकते क्या है, न स्ट्रॉन्ग
मेटेलिक, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है या फोर्स है, या वीक वंडरवाल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जैसे अगर ट्रांजिशन मेटल में चले जाएं आप, ट्रांजिशन मेटल में जैसे अभी हमने जो 3D सीरीज लिया था, 3D सीरीज नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन आपको हम बता दें 3D सीरीज का मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है उसको 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो देखिए ध्यान से, फिर से वही बात कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है। यहां पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड अच्छा बनेगा उसको उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो क्या आएगा जानते हैं, लास्ट में 3D1, यहां क्या आएगा 3D2, यहां पे आएगा 3D3, यहां पे आएगा 3D4, यहां पे आएगा 3D5। आपको पता है क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर भी क्या आ जाता है 3D5 भी आ जाता है, 4s1 कर देते हैं। आयरन क्या आ जाएगा 3D6, कोबाल्ट 3D7, 3D8, 3D9 की जगह यहां पे 10 ही होता है, कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है, और यहां अगेन 3D10 होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डी आपको पता है डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर है कि नहीं? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जरा बताओ, 1 2 3 4 5, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा ना, यहां पर कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3D3 में बोल दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितना, पहला में 1, फिर 2 और फिर 3, और यहां पर जाओगे तो कितना आ जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां कितना आ जाएगा अगेन 5, यहां पे कितना आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ये बच्चा आ गया, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। कैसे पता मैं सर, 1 2 3 4 5, अगर ध्यान दो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरा, और 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिर भरना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब घटना शुरू हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां सिर्फ 4 ही है, यहां 3 है, यहां पर 2 है, और यहां पे 0 0 है। क्लियर है कि नहीं? तो अलग अलग केसेस को पढ़ाया जाता है। जब हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज इन क्लास 12, वहां पर ये बात बताएंगे। तो फिर हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ता है भाई। अगर मेटालिक बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो उसको मेल्ट करने में ज्यादा तकलीफ होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, और फिर घटता गया घटता गया घटता गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसी वजह से कहा जा रहा है कि पहले क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर डिक्रीज करेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रोमियम और मैंगनीज, क्रोमियम और मैंगनीज का मैक्सिमम होगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा। पहले क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, ऐसे बढ़ता जा रहा था, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इन दोनों में लगभग बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगभग दोनों में 0 है। समझ में आया? तो ये इस प्रकार का ट्रेंड है जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। सवाल में मान लीजिए इस तरह से पूछा जाएगा कि वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम के मेल्टिंग पॉइंट से कम है, क्यों है? तब क्या कहेंगे, इट हैज 3 unpaired electron but chromium has 5 unpaired electron. As we know, the number of unpaired electron leads a strong metallic bond, so it has more melting point. इस तरह से आंसर देके आना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ पॉइंट्स हमने लिख के रखा है, जीके के पर्पज से ये आपको आना चाहिए कि पूरा पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कौन है। वेरी गुड, क्या होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन। इसका सिंबल क्या होता है, W, टंगस्टन। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं देख के डाटा दे देता हूं आपको, 3410। क्या होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड।
मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल कार्बन, वेरी गुड, क्या होता है कार्बन। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3727 डिग्री सेंटीग्रेड, टंगस्टन से भी ज्यादा है। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो किसको बोलेगा तू, कार्बन को बोल देगा। मेटल में ये सबसे ज्यादा, नॉन मेटल में ये सबसे ज्यादा, और पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ये। अब हम पूरा पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पूरा पीरियोडिक टेबल में कार्बन, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, हीलियम का। किसका होता है, याद रखिएगा हीलियम का, वो भी नेगेटिव में होता है। कितना वैल्यू है एग्जैक्टली बता दे, -270 डिग्री सेंटीग्रेड हीलियम का मिनिमम। इतना टेम्परेचर दोगे गल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात और, कुछ मेटल्स है जैसे कि मेटल्स सीजियम, गैलियम एंड मरकरी, आपको पता है रूम टेम्परेचर भी ये दोनों, ये सब क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, तो इसको मेल्ट काहे लगा रहेगा, ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। क्लियर है कि नहीं है, ये सब लिक्विड स्टेट में ही होता है। रूम टेम्परेचर पे लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम लिख दे रहे हैं, 25 27 ऐसे लिखा जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में ही होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये कुछ डाटा हमने आपको दिया याद करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें समझना है, ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं इसे। तो ये एक नंबर है, क्या है वो नंबर, तो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, माने किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसके पास एक नंबर होता है। कौन सा क्या होता है वो, इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट अपीयर्स टू हैव गेन्ड और लॉस्ट। ऐसा लगता है कि वो एलिमेंट इतने इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन किया होगा या तो लॉस किया होगा। गेन और लॉस दोनों के बारे में बात हो रहा है। अगर गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। कैसे एग्जांपल देते हैं समझ में आएगा। एक कंपाउंड लेंगे और उसके अंदर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे। बोल रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, जब किसी कंपाउंड को हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट, तो उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उस कंपाउंड में कुछ होता है। क्या होता है वो नंबर, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या, कितना इलेक्ट्रॉन्स का बारे में बात हो रहा है, या तो कितना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट ने किसी को दिया है या किसी और से कितना इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने लिया है, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको अगर और कहें हम तो नोट करके इस बात को यहां लिख लीजिएगा, डिटेल्स ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। एक चैप्टर का नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11 में ही पढ़ना है आपको, वहां पर इस चीज को और डिटेल्स में हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कंपाउंड क्यों ना बनाए। क्लियर है कि नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स का, एल्कली मेटल्स, आपको पता है जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं इसका टेंडेंसी क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ताकि ऑक्टेट फुलफिल कर लेता है। आपको पता है Na+, यस और नो, समझ में आ रहा। लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी होता है, तो इसके पास एक ऑक्सीडेशन नंबर है ऑलवेज, जिसे आप क्या कहेंगे, बोलिएगा +1। क्या होगा, +1। प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हमने अभी बताया लॉस करता है, तो इसके पास एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये। एल्कली अर्थ मेटल्स का अगर बात करें तो एल्कली अर्थ मेटल्स का क्या होता है, +2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है एल्कली अर्थ मेटल्स। क्लियर है कि नहीं। जैसे हैलोजेंस है, कौन है, हैलोजेंस।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके पास क्या टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। क्लियर है कि नहीं? अगर हम बात करें इनर्ट गैसेस का, इनर्ट गैसेस, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, ना लेगा ना देगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनका पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी +1 तो कभी +2 तो कभी +3। जैसे कि आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है और आयरन में आपने सुना Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। सिमिलरली मैंगनीज, क्रोमियम, ये सभी के पास ये कैपेसिटी है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो कर सकता है। एक और एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? अगर, हाँ वेरी गुड, अगर हाइड्रोजन आयन का बात करें तो आपको पता है H+ होता है। अगर H+ होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। और अगर हाइड्राइड आयन होता है तो इसके पास क्या होता है, H- होता है, सो दैट इट कैन गेन ऑल्सो, तो -1 होता है। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ डाटा हमने आपको दिया, डिटेल्स तो नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। चलिए एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग H2SO4। एक एग्जांपल हमने ले लिया H2SO4 और आपको पूछ रहे हैं, अच्छा यहां पे एक चीज और नहीं लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ऑक्सीजन है बाबू, क्या हो सकता है, O2- होता है ना, तो क्या हो जाएगा, -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जनरल है ये, जनरली मतलब ऑक्साइड आयन अगर बनता है तो -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड होता है तो -1 हो जाता है। मतलब सर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना जरूरी है, तभी इस फंडा को पूरा टोटल समझ में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही ऑल इन ऑल नहीं है, इसके अलावा भी चीजें आपको पढ़ना है। ऑक्सीजन में -2 भी होता है, -1 भी होता है, लेकिन ऑक्साइड अगर आयन बनता है तो -2, लेकिन पर ऑक्साइड बनता है तो -1। ये बातें हम वहीं पे समझा पाएंगे ना, इस चैप्टर में थोड़ी ना समझा पाएंगे हर बात, लेकिन एक आग लगा करके छोड़ रहे हैं ताकि आगे जाकर के चैप्टर्स में ये पढ़ने के लिए इच्छुक रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर एक कंपाउंड लिया H2SO4 और आपको बोल दिया गया, जरा बताओ फटाक से कि सल्फर का, इसमें जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इस लिस्ट में तो नहीं है सर। क्लियर है कि नहीं? नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका पे ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, यहां पे 2 दिख रहा है, 2 लिखेंगे। कितना को हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है आपको पता है ना, H+ और SO4 2-। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहां H+ बनने का टेंडेंसी है, तो आप देखिएगा H+ का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो 2 हाइड्रोजन है, यहां दिख रहा है 2 आगे लिखा हुआ है, तो 2 + 1 लिख दिए। प्लस करेंगे अब हम, किसका निकालना है, सल्फर का, जिसका निकालना है उसको X मान लिए हम। क्लियर है कि नहीं है? उसका X मान लिए। और यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा यहां पर -2 = क्या लिखेंगे, इस पूरा में कोई चार्ज लिखा हुआ है क्या? नहीं, = क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि पूरा में कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 + X -8 = 0, X - 6 = 0, X = क्या आ जाएगा, +6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6 इन दिस कंपाउंड, क्लियर है कि नहीं? आप बोलेगा सर मान लीजिए सिर्फ ये स्पीसीज दिया हुआ है, सिर्फ आपके पास ये स्पीसीज दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है जरा फटाक से बताइएगा कि सल्फर का कितना है, सिर्फ ये स्पीसीज में दिया हुआ। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या करेंगे, जिसके लिए पूछा जाता है उसको लिखते हैं X+। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, -2, तो -2 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, बोले सर पूरा स्पीसीज के ऊपर में ना -2 चार्ज है, तो -2 लिखेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है 4 - 8 = -2, सॉरी यहां X है, तो X = -2 + 8, X = कितना निकल गया, 6,
तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं +6 ही है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब होता है पूरा कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं था तो 0 बताए थे, बट दिस इज यू कैन से आयन है ये, ठीक है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक आयन बोलते हैं इसको, सॉरी मल्टी एटॉमिक आयन कहते हैं, क्योंकि एक ही एटम नहीं है जिस पर आयन है। जैसे फ्लोरीन होता है F-, तो एक एटम के ऊपर माइनस चार्ज है, वो होता है आपका सिंगल एटॉमिक आयन। कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, बट दिस इज मल्टी एटॉमिक एनायन बोलेंगे इसको हम। चंदन ऐसे करके कौन देखता है? चलिए समझ में आ गया है। तो बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में। रेडॉक्स रिएक्शन में इस चीज को हम यहीं पर रहने देते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जब वो किसी कंपाउंड को बनाता है। और ट्रांजिशन मेटल के लिए ध्यान रखिएगा ये वेरी करता है, कभी +2 कभी +3 प्लस कभी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चूंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसको भी यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बट बेसिकली इस चीज को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपका पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज यहीं से लेकर के हम उस चैप्टर में जाएंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में जनरली 2 टाइप का बिहेवियर इसका रहता है। एक वो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर ले जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता अपने तरफ, और इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाया जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उस सब्सटेंस को रिपेल कर दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? कोई एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट का तो बात हो ही रहा है। सो दैट हम लोग यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 2 टाइप का सब्सटेंस है। एक टाइप का सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है उसके बारे में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पैरामैग्नेटिक। हमने बोला कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसे क्या किया जाता है, अगर उस सब्सटेंस को हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इस लाइन को छोड़ के अब इस लाइन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। A substance which is repelled by a magnetic field is known as diamagnetic। ऐसे सब्सटेंस जिसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाएं और उसको रिपेल कर दे मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। और अट्रैक्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आगे बात करते हैं कि कब अट्रैक्ट होता है और कब रिपेल होता है। उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या डिफाइन है? मैग्नेटिक मोमेंट। उसको समझना है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में उस चीज को डिटेल में थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इट हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब सवाल है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ये सवाल का जवाब अभी थोड़ा देर में हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n × n+2 का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला होता है। अब बोले सवाल है n क्या है सर? तो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड मतलब समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए ये एक d ऑर्बिटल हम बना रहे हैं तो d ऑर्बिटल में होता है सर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। मान लीजिए यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। अगर इस तरह से भरा हुआ है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 1 नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4। तो n का वैल्यू इस तरह से लिया जाता है। तो लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट है क्या, इसको समझना पड़ेगा, खाली फॉर्मूला बता देने से नहीं होगा। तो हमने कहा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स उन सब्सटेंसेस को हम कहेंगे जिसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा। वी डोंट नो हाउ मच, बट कुछ होगा, जीरो नहीं होना चाहिए।
क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। इसका मतलब यहां कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर है तो इसके पीछे कारण क्या होगा? इसके पीछे कारण होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। एटम्स में, आयंस में या मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे तो वो सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा, जिसे हम पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहां पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, क्या ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा देर में इस बात को हम बात करेंगे, ठीक है? खाली ये बात हमने आपको दिखाने का कोशिश किया कि मैग्नेटिक मोमेंट इज एनी हाउ रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n वाज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, माने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात हो रहा है, आयंस, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस है, हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अरे डी ब्लॉक में चले गए तो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो भी अनपेयर्ड होंगे, कम बेसी हो सकता है। जिसमें कम होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, जिसमें ज्यादा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा जोर से अट्रैक्ट होगा, कम होगा तो कम जोर से अट्रैक्ट होगा। ओके, सो दे सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? ट्रांजिशन मेटल और उसके आयंस। कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले स्कैंडियम, जरा बताइएगा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे बचवा तो कैसे बनाएंगे सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। चेक कीजिएगा, यहां से यहां तक 10 हो गया, फिर 10 हो गया 20 और एक 21। ध्यान दीजिए। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं डी ऑर्बिटल जो होता है कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी तरह से स्कैंडियम से लेकर के और आगे चलता जाइए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेकिन जिंक में जैसे ही जाइएगा, कॉपर में भी क्या होता है? कॉपर में भी 10 होता है, 3d 10 हो जाता है, एक्सेप्शनल केस है। तो वहां पर भी आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक चेक करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? जो हमने किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा और देखिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा? वो डायामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं है? कुछ एग्जांपल दिया हुआ है डायामैग्नेटिक का भी, जो कि एक्सेप्शन है किसका? पैरामैग्नेटिक का। देखिएगा ध्यान से, स्कैंडियम 3+ लिखा हुआ है। व्हाट इज स्कैंडियम 3+? अगर स्कैंडियम आप बना लिए हैं तो स्कैंडियम 3+ तो आसानी से बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 3+ का मतलब होता है इसको और इसको गायब कर दीजिए, 2 और 1 3 को गायब कर दीजिए। अगर ये गायब हो गया तो क्या बचेगा यहां पर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सभी तो भरे हुए हैं। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा? ऑलरेडी सभी कोई क्या है? फुलफिल्ड है। तो अगर फुलफिल्ड है तो कैसे पैरामैग्नेटिक हो सकता है? अभी थोड़ा देर पहले समझाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो इट मे बी सेड एज डायामैग्नेटिक। तो यहां कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 4+, जिंक 2+, कॉपर प्लस, ये सभी क्या है? डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ना कि पैरामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं? यहां हमने बताया था कि ट्रांजिशन मेटल के आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के पीछे कारण क्या है? समझ में आ रहा है? इन सभी के पास क्या है? कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कोई भी ऐसा आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हमने शुरू में बोला कि पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और किसी के पास भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या? नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है सब्सटेंस व्हिच इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डायामैग्नेटिक। इट
डू नॉट हैव एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि उस एलिमेंट के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये देखा जाता है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। यस और नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट भी वहां जाकर के क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम करेंगे, बिकॉज मैग्नेटिज्म जो है क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा बहुत आपको साथ देना पड़ेगा। क्लास 10 में आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों ही पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन 2 ways। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन ही है जो ये डिसाइड करता है कि कोई एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। क्लियर है कि नहीं? और इसको डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका पर ध्यान देते हैं, और ये 2 तरीका को समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं। फिजिक्स क्लास 10th में जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा उस पर पहले उसको समझ लेते हैं, तब जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो जरा ये बात बताइए, अगर इस वायर में, ये एक वायर है, लेट सपोज इट इज एन वायर, इट इज अ वायर एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? यस और नो? ऐसे निकालते थे, मान लीजिए कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो हम ऐसे करके पकड़ते थे इसमें, कर्ल द फिंगर्स, और ये डायरेक्शन था किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये बात हमें पता है कि अगर कहीं से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जिसे आप क्या कहते थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस और नो? करंट जहां है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल स्फीयर। मान लेते हैं कि अगर हर इलेक्ट्रॉन क्या है? एक छोटा सा स्फीयर है ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मान ले एक स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर है, और उसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है। स्पिनिंग इन इट्स एक्सिस, द स्पिनिंग ऑफ द चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। आपको यह बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम एक स्फीयर मान ले, छोटा सा नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर मान लें, तो इसके पास जो अपना एक्सिस है, इस एक्सिस में ये रोटेट करता है। आपको पता है, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। यस और नो? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर पेयर्ड है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट उसमें होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर इस तरह से ट्रीट करें हम, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा अपना एक्सिस में, लेट सपोज ये एक्सिस है और यहां पर ऐसा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अपना एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, जब चार्ज रोटेट कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? भाई करंट क्या था? चार्ज का फ्लो ही तो था। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक कारण है। और कारण दूसरा पे ध्यान देते हैं। बोला एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन अ क्लोज्ड पाथ अराउंड अ न्यूक्लियस will also produce magnetic moment just as does electric current traveling in a loop of wire। अगर आपके पास एक वायर का लूप है, इस तरह से बढ़िया से बना हुआ तो नहीं है बट ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हैं आप। ये मान लीजिए एक लूप ऑफ वायर है, इस पे आपने करंट फ्लो करा दिया चारों तरफ से। अगर करंट फ्लो करा दिया तो जरा बताइए इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? कैसे होगा? मान लेते हैं इस जगह से थ्रू करंट ऐसे चल रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, मतलब सर इस सर्कुलर वायर से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पार होगा, यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हर जगह ऐसा होगा। यस और नो? तो जब भी कोई सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है। जस्ट लाइक दैट, एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन
रोटेट कर रहा है, सो इट इज मेकिंग अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, यस और नो? लग रहा ना कि एक वायर है, सर्कुलर वायर है, यस और नो? और अगर चार्ज चल रहा है मतलब करंट कंसीडर कर सकते हैं, और उस करंट के अराउंड में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दो रीजन, एक तो इलेक्ट्रॉन खुद अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है, और दूसरा रीजन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट कर रहा है। दो टाइप के स्पिन है, तो दो टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। अब इस वर्ड पे आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्यों कह रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रॉपर्टी which gives you an idea about an element that is magnetic or non magnetic। बस मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से आप किसी एलिमेंट के बारे में यह बताते हो कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लीजिए किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 10 है, यूनिट भी आगे डिस्कस करेंगे, बोर मैग्नेट्रॉन होता है, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक एक्स एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट 5 है और वाई एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट 10 है। इसका मतलब यह समझाना चाह रहा है कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास लाने पर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रॉपर्टी विच शोज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी एलिमेंट टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह से पार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन अपना एक्सिस में रोटेट कर रहा है इस वजह से, जिसे हम स्पिनिंग के वजह से कह सकते हैं। स्पिनिंग के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसे हम कहते हैं स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट। इस वजह से क्या आ रहा है? क्या कह सकते हैं? स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? स्पिन कर रहा है इस वजह से, और ये रोटेट हो रहा है। यहां पर कैसे रोटेट कर रहा है? लेट्स सपोज इट इज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के राउंड अगर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इस रोटेशन के वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, और इसका नाम हम क्या देंगे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसका नाम क्या दे रहे हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एक्चुअली ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन, और वहां रहते हुए न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा होता है, इस वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप कह सकते हैं जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इन दोनों का ही सम होना चाहिए। इसके वजह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है, इसके वजह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है, दोनों का सम करेंगे तो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो हम लिख रहे हैं द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज देयरफॉर द सम ऑफ द टू मोमेंट्स, the spin moment and the orbital moment। स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट दोनों को सम करने से ही क्या आएगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से आ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्पिन की वजह से और इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से, दोनों की वजह से आता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब बीच में अच्छा खासा डेरिवेशन है, और हम आपको कह रहे हैं क्लास 12 में इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है। सो नॉट बिफोर टाइम, अभी हम बताएंगे आपको, समझ में कुछ आने जाने वाला है नहीं, तो आप डायरेक्टली यहां पे इस बात को समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, मैग्नेटिक मोमेंट को हम न्यू लिखते हैं। क्या है? न्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। क्लियर है कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n इज व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आसानी से निकाल लोगे। कोई भी एलिमेंट दे देगा और बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो निकाल पाओगे कि नहीं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना, एन की जगह पुट करना और आंसर निकालना। लेकिन सर यूनिट क्या होगा? इसके लिए यूनिट डिफाइन किया गया है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन्स। बोर मैग्नेटॉन्स, बोर के रेस्पेक्ट में ये यूनिट का नाम दिया गया है, बोर मैग्नेट्रॉन। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? Bm इसका वैल्यू होता है, और इसका वैल्यू को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। बोहर मैग्नेटॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, या इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला भी आप बता सकते हैं, व्हाट इज 1 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिए। बाकी आप डायरेक्टली जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद इसको लिख सकते हैं, बोर मैग्नेटॉन लिख करके छोड़ दीजिएगा तो काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा बात है, कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आता है कभी कभी, ये जो पारामैग्नेटिज्म है, पारामैग्नेटिज्म वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? पारामैग्नेटिक भी है और डायामैग्नेटिक भी है। पारामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस
मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाने से अट्रैक्ट होता है कि रिपेल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर है कि नहीं है? एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, एक होता है डायामैग्नेटिज्म, वो अलग बहुत आगे की बात है। सवाल क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा कि पैरामैग्नेटिज्म जो है इसको मेजर करने का क्या है टेक्निक। पैरामैग्नेटिज्म आप कैसे निकाल सकते हैं? ये लीजिए, ये सब्सटेंस है, ये बताइए जरा कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। क्लियर है कि नहीं? तो पैरामैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है, नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है यार, GUOYS, गोइस बैलेंस नाम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजर्ड बाय अ सिंपल डिवाइस नोन एज, अगेन, गोइस बैलेंस। तो ये गोइस बैलेंस जो है इस टेक्निक का एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर निकाला जाता है। और नाम से ही पता चल रहा, बैलेंस, बैलेंस का मतलब एक तरह का वेट करने वाला चीज है। लिख रहा आगे देखिएगा, which involves the weighing the species in presence of the magnetic field। क्या किया जाता है, जिस सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर चेक करना है उस सब्सटेंस को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, और उस मशीन के अंदर क्या होता है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उस सब्सटेंस का वेइंग होता है। वेइंग होता है मतलब उसका वजन नापा जाता है, वेट नापा जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि वो पैरामैग्नेटिक है। एक उसमें स्केल है कि अगर उस लेवल से ऊपर आता है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर उस लेवल से कम आता है तो डायामैग्नेटिक है, पता चल जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो बस गोज, क्या बोला, फिर से बोलो, गोज बैलेंस, ये याद रखो, पैरामैग्नेटिज्म निकालने का एक डिवाइस का नाम है। आगे बात करते हैं। एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जो कि क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ना है, फेरोमैग्नेटिज्म। आपने पढ़ा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? ये एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी फाउंड इन सम सब्सटेंसेस इन द सॉलिड स्टेट। ये कुछ ही गिने चुने सब्सटेंसेस में पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, जब वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो क्या है ये, लिख रहा है यहां पर, सच सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मे रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के पास लाने पर अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपैरिजन में स्ट्रांगली होगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर इस सब्सटेंस को कहीं रख दिया जाए तो ये खुद क्या कर लेता है, सारा मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये एक्चुअली में सच्चाई है। अगर आपको याद दिलाएं थोड़ा सा, क्लास 10 में वैसे वो हट चुका है शायद आपके सिलेबस में, डायनेमो जनरेटर जिसको बोलते थे, उसके अंदर में ना एक कोर का इस्तेमाल करते थे उसमें, इसे हम आयरन कोर कहते थे, एक्चुअली में सॉफ्ट आयरन कोर कहते थे। और इधर एक मैग्नेट लगाया हुआ रहता था, हॉर्सशू मैग्नेट। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, ये साउथ पोल है। और ये सब्सटेंस किस सब्सटेंस का होता है था, सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन। सर आयरन और सॉफ्ट आयरन में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। ये क्या करता था आपको पता, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ की तरफ जाएगा, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाता नहीं था। ये सब्सटेंस का ये इतना पावर था कि सारे मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता था ना, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेंगे ही नहीं, ऐसे होता था, ऐसे अट्रैक्ट कर लेता। ये आप क्लास 12 में भी आगे जाके सीखेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है इसको, आगे जाके सीखेंगे, समझ में नहीं आएगा अभी। आप सिर्फ समझिए कि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस कह सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? और एक बात ध्यान रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर इसे एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है काफी देर तक रहता है। बोलने का मतलब है कि अगर आप आयरन नेल वाला प्रैक्टिकल किए थे क्लास 10 में, कि आयरन नेल का इस्तेमाल करके उसको मैग्नेट बनाए थे और छोटे छोटे आयरन के टुकड़े को उस पर चिपकाए थे,
तो जैसे ही करंट को आप ऑफ कर देते थे, याद कीजिएगा, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म हो जाता था, छोड़ देता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर इस सब्सटेंस में आपने कॉइल को लपेट करके उस पर करंट दिया है तो वो काफी देर तक अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। करंट ऑफ कर दीजिएगा तब भी वो और भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब काफी देर तक अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ये, आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में आप ले जाकर रखे थे, वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी को खुद के पास रख लेगा काफी देर तक। यही बात कह रहा कि आफ्टर रिमूवल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये काफी देर तक होल्ड कर सकता है, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं कर सकता। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है कि नहीं? ये भी अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होता है, बट दिस इज मोर अट्रैक्टेड, ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज को हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ और एग्जांपल याद रखिए, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं। दिस नॉट आर फेरोमैग्नेटिक, ओके। इस सब के मदद से हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमने यहां लिखा सॉफ्ट आयरन। अगर हम नॉर्मल आयरन के बारे में बात करेंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है, इसको सॉफ्ट बनाया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे केमिस्ट्री है, उसको सीखेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में समझना है। तो पहले हाइड्रेशन एनर्जी समझेंगे, तब जाके हाइड्रेशन क्या है ये बात समझ पाएंगे। सो व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हेडिंग हमने लगाया हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। पहले हाइड्रेशन एनर्जी को समझ रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब हीट। हाइड्रेशन एनर्जी इज एन एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी नहीं, क्या है ये? एक एंथैल्पी में चेंज, माने हीट में चेंज, दैट accompanies the dissolving of 1 mole of gaseous ion in water. 1 mole of, ध्यान दीजिएगा, 1 mole of gaseous ion in water. जब हम 1 मोल गैसियस आयन क्या करेंगे, पानी में, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उन गैसियस आयंस को चारों तरफ से घेरने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेट सपोज एक गैसियस आयन है आपके पास X प्लस, एक गैस है, गैसियस आयन है, ओके। आपने इस गैसियस आयन को क्या किया है, आपने वाटर में इसको डिसॉल्व किया है। यहां पर क्या है, वाटर है, H2O। और आपको यह बात पता होना चाहिए, वाटर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। अगर अभी नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है गैसियस आयन, इस गैसियस आयन के द्वारा क्या किया जाता है, इस वाटर के ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि चारों तरफ से जो ऑक्सीजन है वाटर का इसको घेरने लगता है। अरे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन लगा हुआ। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन है, बस ऑक्सीजन वाला पार्ट को ही ये क्या करता है, गैसियस आयन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इससे क्या होता है, ये जो गैसियस आयन को आप देख पा रहे हैं ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है, घिरने लगता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हुआ क्या ना सर, अट्रैक्शन। क्या हुआ, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो पहले से इसके पास एक एनर्जी था और उसके बाद चूंकि अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन के बाद एनर्जी रिलीज हुआ, तो कुछ एनर्जी अब बचा। तो दोनों एनर्जी में डिफरेंस आया ना, पहले कुछ एनर्जी था और अब कुछ एनर्जी है। तो वही बात कह रहा, एंथैल्पी का चेंज जो हुआ, जो एंथैल्पी का चेंज हुआ उतना को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। जब कोई गैसियस आयन को, आई रिपीट, जब कोई गैसियस आयन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, कितना गैसियस आयन लिया, 1 मोल लिया है गैसियस आयन। क्लियर है कि नहीं? तो वो गैसियस आयन क्या करता है कि वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे गैसियस आयन चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स से घिर जाता है।
तो आप जैसे कि सुन पा रहे हैं कि अट्रैक्शन हुआ, केमिस्ट्री में हम ये बात ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी अट्रैक्शन हो रहा होता है एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, इन फॉर्म ऑफ हीट हो रहा होता है। तो पहले कुछ उसके पास हीट था जिसे आप लेटेंट हीट कह सकते हैं, हिंदी में उसे आप गुप्त उष्मा कहते हैं। हिंदी इसलिए कह देते हैं ताकि समझ पाए कि हर सब्सटेंस के पास एक हीट रिजर्व्ड होता है जो उसके अंदर है। तो पहले से जो हीट है वो है, अट्रैक्शन के बाद वो हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो हीट में कमी आया, तो कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ उसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। कितना हीट में चेंज हुआ उसी को क्या कहा जाता है, एंथैल्पी। क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। बोलिए समझ में आया हाइड्रेशन एनर्जी? तो हाइड्रेशन क्या है, नहीं समझ में आया? समझ गए होंगे कि जब गैसियस आयन को हम वाटर पे घोलते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इससे चारों ओर इसका क्या हो जाता है, एक कवरिंग बन जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इस फेनोमेनन को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ आयन एंड इट्स चार्ज डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। माने हाइड्रेशन कितना होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब कोई गैसियस आयन कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये डिसाइड किससे होगा, ये डिसाइड होगा कि जो आयन आपने घोला है उसका साइज क्या है और उस पर चार्ज कितना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइज कितना है और चार्ज कितना है। कह रहा है आगे, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, स्मॉलर द साइज, जितना छोटा साइज होगा, greater the attraction for the lone pair, greater the attraction for the lone pair of oxygen of H2O and hence the extent of hydration energy। मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बोल रहा है किसका, क्या ग्रेटर हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। पक्का हाइड्रेशन बढ़ा होगा तब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ा। अरे भाई जितना ज्यादा घेरेगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो जो बातें हमने कहा यहां लिखा हुआ, बस ये बात मान के चलो। क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज मस्ट बी मोर, है ना, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप सोचो ना जरा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, गैस का आयन है, ये मान लो गैस के आयन है, एक और गैस के आयन है, हम कुछ और ले लेते हैं, बड़ा साइज का गैस का आयन ले लेते हैं। लेट सपोज हम ले लेते हैं यहां पर बोरॉन ले लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन किस में ज्यादा होगा, इस गैस में कि इस गैस में? गैस के कौन से आयन में होगा, छोटा वाला में होगा। समझ में नहीं आ रहा? इसके पास छोटा साइज है, छोटा साइज होने की वजह से ये ज्यादा वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन ये कम वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। साइज कम होने से हाइड्रेशन ज्यादा होता है, और जब हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और अगर चार्ज का बात करें तो चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा होगा मतलब समझो ध्यान से, अगर यहां पर H लिख दिए, चलो हम कुछ एक सपोज ले लेते हैं, X, कोई एक X एलिमेंट है, इसमें 2+ है, और इसमें मान लेते हैं 2+ है, और ये कोई X एलिमेंट है जिसमें 1+ है। कौन ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा? 2+। क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? अरे भाई साहब, जैसे 2+ होता है ना, साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, आपको पता है, साइज भी छोटा हो जाता है। और दूसरा बात, 2+ है तो लोन पेयर जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने का पावर किसको ज्यादा होगा? जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा होगा। ज्यादा प्लस तो ज्यादा माइनस को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखिएगा, चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए, तब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन समझ में आ गया है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको आयन को घेर लेते हैं, इसी को हाइड्रेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, जब हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन यहां ज्यादा हो गया, चार्ज ज्यादा है मान लीजिए और साइज कम है, इस वजह से इसमें हाइड्रेशन ज्यादा हो गया। अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको ज्यादा घेर लेगा। अब ये जो आयन है यहां पे तैर रहा था पहले, क्या पहले जैसा तैर पाएगा, इसमें स्विम कर पाएगा? नो। तो क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइज ऑफ हाइड्रेशन आयन इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस। क्या कह रहा है? साइज ऑफ हाइड्रेशन आयन इंक्रीजेस। जो हाइड्रेशन आयन है उसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा उस आयन का मोबिलिटी उतना घटता जाएगा। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट।
कितना ज्यादा पहले मूव कर रहा था और अब कितना मूव कर रहा है। तो हाइड्रेशन के पहले जो मूव कर रहा था उससे कम मोबिलिटी रहेगा। क्लियर है कि नहीं? और आपको पता है कि कोई भी आयन अगर किसी भी सॉल्यूशन से होकर चल रहा होता है तो वो सॉल्यूशन करंट को फ्लो करा सकता है। यस और नो? तो हाइड्रेशन के पहले ज्यादा फ्लो करा सकता था करंट की बाद में? पहले। क्यों? क्योंकि वो आयन पहले तेजी से चल सकता था, मोबिलिटी उसका ज्यादा था। लेकिन हाइड्रेशन होने के बाद क्या हो गया, उस आयन का मोबिलिटी डिक्रीज कर चुका है, तो अब करंट का फ्लो वो धीरे धीरे करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? करंट पास उससे धीरे धीरे होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां वैसे लिखा हुआ है हैवियर, या कह सकते हैं हाइड्रेटेड। हैवियर कौन हो जाता है? जब पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा जगह। हाइड्रेटेड कह सकते हैं आयंस मूव स्लोअर। ये बात लिखा हुआ, स्लोली मूव करता है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल हम रह रहे हैं, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। हमने वाटर लिया इस कंटेनर में, और वाटर में हमने क्या किया ना, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिसे आपको पता है NaCl डाल लिया है मान लीजिए, ठीक है कि नहीं? जैसे ही NaCl इसमें डाला तो ये क्या हो गया ना, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है? तो सर Na+ का साइज जो है छोटा होता है और Cl- का साइज बड़ा होता है। ऐसा क्या ना? ठीक है, चल मान लेते हैं ये प्लस है सर। वाटर के पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे सोडियम क्या करेगा, अपने चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स को घेरने लगेगा। यस और नो? वाटर मॉलिक्यूल्स को घेरने लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पहले जैसे ही आपने सॉल्ट को डाला था और इधर से मान लीजिए करंट पास करा रहे थे, इधर से करंट निकाल रहे थे आप। क्लियर है कि नहीं? इधर से करंट फ्लो करा रहे थे, इधर से पास कर रहे थे, निकाल रहे थे आप, तो करंट आराम से जा रहा था जा रहा था जा रहा था। लेकिन टाइम पास होते होते ये जो करंट फ्लो हो रहा था वो फ्लो कम हो जाएगा। अगर इसके मदद से कोई बल्ब वगैरह, यहां मान लीजिए बैटरी लगाए थे आप, और इसके मदद से अगर कोई बल्ब वगैरह आप जला रहे थे पहले, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स हमको भी आता है ना? तो फिजिक्स वाला टीचर तो बताएगा ही वैसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अगर आप पहले से बल्ब इसमें जला रहे थे तो जैसे ही आपने नमक डाला होगा, घोला होगा, तो बहुत अच्छा से बल्ब ग्लो कर रहा होगा। लेकिन समय पार होते होते, टाइम पार होते होते इसका ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या यहां से नमक गायब हो गया इस वजह से ऐसा है? नमक तो अभी भी उतना ही है, बस क्या हुआ है, नमक का जो आयन है वो हाइड्रेटेड हो चुका है। हाइड्रेटेड होने से हैवी हो जाता है, स्लोली मूव करने लगता है। सो करंट को पार होने में अब ज्यादा तकलीफ हो रहा है। मतलब इस सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस बढ़ गया है, आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी घट गया है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर ले। क्या हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ये एक बार आयनाइजेशन पोटेंशियल जब हम पढ़ाए थे उस समय बताए थे, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड एंड बेसिसिटी ऑफ अ कंपाउंड ऑल्सो। बट फिर से एक बार समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप बताइए जरा, एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड मतलब किसी एलिमेंट का हम ऑक्साइड बनाएंगे पहले। तो अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलते हैं, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जब रहेंगे उस समय आपको ढेर सारे मेटल्स मिलेंगे। जैसे राइट साइड में जाएंगे धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा और नॉन मेटल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। वेरी गुड। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ हम चलते हैं तो चूंकि मेटल का कैरेक्टर घटता है, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ऑब्वियसली। मेटल के ऑक्साइड आपको इधर मिलेंगे और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। धीरे धीरे आप राइट साइड में चलेंगे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड मिलने शुरू होंगे, दैट विल बी एसिड। तो बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बोलो, डिक्रीज करता है। लास्ट में जाके क्या मिल जाएगा? नॉन मेटल के ऑक्साइड, जो कि क्या हो जाएगा? एसिडिक। लेकिन बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि ना तो प्योर मेटल है ना तो प्योर नॉन मेटल है। सो दैट कंपाउंड शुड बी सेड एज नॉट एसिडिक, एज नॉट बेसिक, शुड बी एम्फोटेरिक। क्या कहेंगे उसको? मतलब थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर भी बिहेव करे और थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर भी शो करे, या दोनों शो ना करे।
तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। क्लियर है कि नहीं, क्लास 10 में वैसे पढ़े हो, पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड में, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड जनरली चेंजेस फर्स्ट इनटू एम्फोटेरिक एंड फाइनली इनटू एसिडिक कैरेक्टर। मतलब बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। एक सिचुएशन आता है जहां एम्फोटेरिक मिलेगा बीच में, और लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, एसिडिक मिल जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम नॉर्मल चीज है। लेफ्ट साइड में बेसिक ऑक्साइड होगा ना, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, राइट साइड में एकदम एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड, और बीच में एम्फोटेरिक। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो जरा बताइएगा मेटेलिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर के साथ। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो उससे बना जो ऑक्साइड है उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मतलब सबसे टॉप में एक एग्जांपल ले लेते हैं 1A का, ठीक है, 1A का किसका ले लेते हैं, 1A का। 1A में कौन कौन से हैं, लिथियम, समझ में आ रहा, सोडियम, पोटेशियम, उसके ऑक्साइड्स को लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिथियम ऑक्साइड Li2O, लिथियम ऑक्साइड Li2O, लिथियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल्स के ऑक्साइड हमने लिखा। एंड ऑल आर बेसिक इन नेचर, वी नो इट। बट आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा और बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट बेसिक इन नेचर, सीजियम ऑक्साइड। सबसे अच्छा बेस ये सीजियम वाला, क्योंकि सबसे अच्छा मेटल भी वही है, क्योंकि सबसे अच्छा मेटल ऑक्साइड के साथ जब कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है, ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा मेटल कौन, सीजियम, इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए। समझ में आ रहा है, तो यहां पे हमने लिखा है, क्या लिख रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिवर्स बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। रिवर्स बिहेवियर का मतलब क्या था ना, लेफ्ट टू राइट क्या होता था, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था, बेसिक कैरेक्टर घटता था। इसमें क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो लिख रहा है यहां चीज, फ्रॉम मोर एसिडिक टू मोर बेसिक, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक अगर कौन है, लिथियम ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सीजियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, आपका मन में ये आएगा, सर आप बोल रहे सबसे ज्यादा एसिडिक, ये बेसिक है। भाई साहब हम क्या कह रहे हैं, बेस तो है ही, लेकिन बेस में भी थोड़ा सा कैरेक्टर होता है ना। पीएच स्केल पढ़े हैं, 7 से कम अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो वो सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है तो वो भी एसिड है, किसी का पीएच वैल्यू 5 है तो भी एसिड है। लेकिन विच वन इज मोर एसिडिक, जिसका 5 है पीएच। समझ में आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है। क्लियर है, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। पहले ये बात को समझते हैं कि चाहे मेटल के ऑक्साइड हो चाहे नॉन मेटल के ऑक्साइड हो, सवाल अब इस बात पर है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। मेटल जब ऑक्साइड बनाता है तो वो ज्यादा स्टेबल है, कि नॉन मेटल जब ऑक्साइड बनाता है तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो सवाल समझ में आया, ठीक है। अच्छा, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। अगर ये बात आपका दिमाग में क्लिक कर जाए तो काम हो जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि मेटल क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास सोडियम है, एंड दिस सोडियम लीव्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स Na+। अगर इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो क्या बन जाएगा, ये Na+, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया मान लीजिए। और अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन टेक्स इलेक्ट्रॉन, यस और नो। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इससे क्या बनाता है, O2- बनाता है। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हो
तो क्या बनेगा यहां पर सर Na+O2-, तो इससे एक कंपाउंड बनता है दैट इज N2O, नाइट्रोजन बोल रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम? आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। और अगर यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन मेटल के साथ, कोई भी एक नॉन मेटल के साथ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं आप लोग, यस और नो? यस और नो? सल्फर इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज एज वेल नॉन मेटल, और सल्फर डाइऑक्साइड का जब आप बनाने जाएंगे तो आप ये बात पाएंगे कि यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, और इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड इस तरह से होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब बोलने का मतलब नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। और मेटल के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो किस टाइप का बनाता है? आपसे पूछ रहे कौन सा बॉन्ड मजबूत है, आयनिक बॉन्ड की कोवैलेंट बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। दैट विल बी फेल्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट हम अभी से बता रहे हैं बिकॉज सवाल यह है कि क्यों। तो आप बता सकते हैं कि सर प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर देन द अदर फोर्सेस यू नो येट टुडे। आज आप जितने टाइप के फोर्स जानते हो उन सभी फोर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। क्लियर है कि नहीं है? तो चूंकि यहां पे प्लस और माइनस के बीच का फोर्स है ना, बॉन्ड है, तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहे हैं अब हम कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ क्या है? मेटल्स है, मेटल के ऑक्साइड है इसका मतलब, और राइट साइड जब जा रहे हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो बताइए जरा स्टेबिलिटी किधर बढ़ेगा कि घटेगा? लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और मेटल के ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड वाला जो होगा कंपाउंड वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो लिखा हुआ है वही बात, फिर से पढ़ दे रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। एक लाइन में लिखा हुआ है, ये बात समझ में आया आप? मेटल के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वजह से कमजोर है इन कंपैरिजन टू मेटल के ऑक्साइड। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आ गया होगा एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। अब हम आगे बढ़ेंगे हाइड्राइड्स की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्राइड्स के बारे में। व्हाट इज हाइड्राइड? तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है वो? कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल बन सकता है, डुएट फुलफिल करता है। और इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लीव भी कर सकता है, H+ आयन बना सकता है। तो जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, H+ बनाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिसे H- कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो यहां पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? हाइड्राइड्स के बारे में। इस सिचुएशन में हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के H- बना हुआ है, और ये H- किसी के साथ कंबाइन होगा, दैट मे बी विथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे डेफिनेशन में हमने लिखा है हाइड्रोजन कंबाइंस विथ अ नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई और सभी, इंक्लूडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं? मेटल या नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन H- बन करके, ध्यान से H+ नहीं, H- बन के, हाइड्राइड बनने के लिए H- चाहिए। किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। मेटल के साथ हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, और नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं? कुछ एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे। ठीक, अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है कि ये जो मेटल के हाइड्राइड है या नॉन मेटल के हाइड्राइड है, वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं आपस में? इसका आंसर है सर ये आयनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। सवाल अब ये उठता है, क्या मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयनिक बनाता है? नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयनिक बॉन्ड बनाता है? क्लियर है कि नहीं? सवाल ये है। जवाब क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। कोवैलेंट नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक पीरियड में, तो कोवैलेंट नेचर क्या होता है? बढ़ता है।
क्या होता है, कोवलेंट नेचर बढ़ता है। मतलब सर लेफ्ट साइड तो सारे मेटल्स मिलते हैं, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा दैट विल बी आयनिक इन नेचर। जितना राइट के तरफ जाएंगे हम नॉन मेटल्स मिलेंगे, और वो नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा, उसका नेचर क्या होगा, कोवैलेंट इन नेचर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां लिख रहा है ये बात, कोवैलेंट नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, और जस्ट इसका ऑपोजिट होगा एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो कोवैलेंट नेचर डिक्रीज करेगा, कोवैलेंट नेचर डिक्रीज करेगा मतलब आयनिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा, कोवैलेंट नेचर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, कोवैलेंट नेचर डिक्रीज होने वाला। इस पे बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, यहां पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपके पास लिथियम का हाइड्राइड है LiH, लिथियम हाइड्राइड, आपके पास सोडियम का हाइड्राइड है NaH। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में कौन सा बॉन्ड है, तो बोलेंगे आयनिक बॉन्ड है। सर मेटल का हाइड्राइड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं मेटल के हाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं? आपको पता है Li+ है, H- है, यहाँ पे Na+ है और H- है, तो आयनिक बॉन्ड है। अब सवाल यह है कौन सा ज्यादा आयनिक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कह रहा है टॉप टू बॉटम जब चलते हैं, लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे रहता है। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करता है, कोवैलेंट नेचर क्या होता है, कम होता है। मतलब ज्यादा कोवैलेंट कौन है, लिथियम हाइड्राइड, ये ज्यादा कोवैलेंट है। मतलब ज्यादा आयनिक कौन है, तो बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड ज्यादा आयनिक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आंसर क्या हो जाएगा, अगर आयनिक नेचर का पूछा जाए तो आयनिक नेचर सोडियम हाइड्राइड के पास ज्यादा है लिथियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। यस और नो? कोवैलेंट लिख रहे हैं तो आयनिक उसके हिसाब से आप रिलेट नहीं कर लीजिएगा। समझ में आ गया है? और आपको बता दें लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में ना कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है एक्चुअली में। वो तो रियलिटी आपको पता चलेगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चल अब एक और बात, यहां से ये बात दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सर पीरियोडिकली अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जो मेटल के हाइड्राइड है मिलना बंद हो जाएगा, और मेटल के हाइड्राइड मिलना जब बंद होगा नॉन मेटल के हाइड्राइड्स मिलेंगे, तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमें ज्यादा मिलेगा। लेफ्ट साइड में आयनिक कैरेक्टर, राइट साइड में कोवैलेंट कैरेक्टर। आगे बात करते हैं, इसी पे बेस्ड एक बात लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। आयनिक हाइड्राइड्स किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में आयनिक हाइड्राइड्स, क्यों? मेटल के हाइड्राइड्स आयनिक होता भी हमने बताया। कह रहा है आयनिक हाइड्राइड्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये लोग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, फिर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कोवैलेंट हाइड्राइड्स, मतलब मेटल के जो हाइड्राइड्स है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड का मतलब क्या, नॉन मेटल के हाइड्राइड, और मेटल का हाइड्राइड क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बोल रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करा दे, रिडक्शन कराए, लेकिन खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड कर ले या हाइड्रोजन रिमूव कर दे। तो ध्यान दीजिएगा यहां मेटल के पास हाइड्रोजन है, मेटल के पास हाइड्रोजन है, क्या ये मेटल्स इस हाइड्रोजन को छोड़ना चाहेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम हाइड्राइड का, ठीक है, मेटल के हाइड्राइड है, दैट इज आयनिक हाइड्राइड है, कोई दिक्कत? आयनिक हाइड्राइड आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद एक हाइड्राइड लिखते हैं ताकि आप समझ पाए। हम कह रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड, हाँ देख लिखा हुआ सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद सिलिकॉन हाइड्राइड बोल करके भी एक मिलेगा आपको, फास्फोरस हाइड्राइड भी मिलेगा आपको, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हम कह रहे हैं कोई एक नॉन मेटल का हाइड्राइड भी ले लीजिए ना, ये मेटेलिक हाइड्राइड है, दैट इज आयनिक हाइड्राइड बोल सकते हैं। एक कोवैलेंट हाइड्राइड लीजिए, जैसे कि सिलिकॉन हाइड्राइड लिखा हुआ, मान लीजिए SiH4 होता है, SiH। यहां पे ध्यान दीजिए, अभी सिलिकॉन हाइड्राइड ध्यान दीजिएगा,
आपके पास एक सोडियम हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक हाइड्राइड है, आपके पास एक नॉन मेटेलिक हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? कह रहा आयनिक हाइड्राइड्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है? मेटल के हाइड्राइड, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन क्यों? अब इसको फील करेंगे अब हम। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये एक एग्जांपल लेकर के आप लिखेंगे जरूर। किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा बोल रहा है? मेटल के हाइड्राइड का, जो कि आयनिक है, देन नॉन मेटल के हाइड्राइड के कंपैरिजन में। सवाल है ऐसा, इससे क्या फील हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है? आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड कर ले खुद या हाइड्रोजन निकाल दे। सवाल यहां यह है कि ये जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को जल्दी छोड़ेगा, कि सवाल यह है कि ये जो सिलिकॉन है इस हाइड्रोजन को जल्दी छोड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। खुद का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ऐड करे या हाइड्रोजन रिमूव करे। यहां हाइड्रोजन रिमूवल का बात हो रहा है। ये सोडियम जल्दी से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये सिलिकॉन ये जल्दी से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। कौन करेगा? सोडियम करेगा। इसीलिए कह रहा है सोडियम हाइड्राइड क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इसका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खुद से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, लेकिन दूसरा में जाकर चिपका देगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा में जैसे जाके चिपका देगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। किसी दूसरे में हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो तो दूसरा का तुम क्या कर रहे हो? रिडक्शन करा रहे हो। खुद का लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो सोडियम हाइड्राइड इज मोर रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिलिकॉन हाइड्राइड, आप कह सकते हो। ये बात, ये लाइन यहां पर कह रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो जो भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट या फिर नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स कह सकते हैं, उनके कंपैरिजन। आगे लिख रहा है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ सही बात है। जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम लोग, नॉन मेटल के हाइड्राइड मिलने लगते हैं। नॉन मेटल के हाइड्राइड जब मिलने लगते हैं तो वो हाइड्रोजन को छोड़ना पसंद नहीं करता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कराता, तो दूसरा का रिडक्शन कैसे कराएगा? दूसरा का रिडक्शन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद का ऑक्सीडेशन करा दे। खुद का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब जो हाइड्रोजन को वो पकड़ा है उसको जल्दी छोड़े, और नॉन मेटल्स जल्दी हाइड्रोजन को नहीं छोड़ता है, ये कहा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? और जस्ट इसका रिवर्स जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो होता है। क्लियर है कि नहीं है? यही लिखा हुआ है यहां पे। क्या बोल रहा है? डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है का मतलब, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है का मतलब जल्दी से हाइड्रोजन को छोड़ेगा। सवाल अब यह है, टॉप टू बॉटम यहां पे कुछ लिखा हुआ था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना? तो लिथियम जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ेगा, सोडियम जल्दी छोड़ेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जल्दी छोड़ेगा। तीन का एग्जांपल आपको हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड, ये तीनों मेटल के हाइड्राइड्स हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिख रहा है टॉप टू बॉटम? डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ये सबसे नीचे होता है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट ये है, मतलब ये पोटेशियम जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ेगा इन कंपैरिजन टू लिथियम। अभी थोड़ा देर पहले बोला था ये इसके साथ ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आपको वैसे को बताएंगे, लिथियम जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, मान के चलिए। सोडियम तो बनाता है आयनिक, ये भी बनाता है आयनिक, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन को जल्दी कौन छोड़ेगा? पोटेशियम, क्योंकि ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन तुरंत कराता, खुद का ऑक्सीडेशन तुरंत कराता है। तो ये भी एक एग्जांपल में आप नोट कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? किसका एग्जांपल है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। ऐसे पूछा जाएगा लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो बोलेंगे पोटेशियम हाइड्राइड। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया है? क्लियर आ रहा है? अभी सब कुछ ठीक आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कोवेलेंट एंड आयनिक हाइड्राइड आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, हम इसको देखेंगे। इससे पहले आप जो भी चीजें यहां लिखा हुआ है, अगर आप एग्जांपल्स वगैरह लिख रहे थे तो लिख लीजिए, क्योंकि हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर कुछ
हाइड्राइड्स लिख के रखे हैं, जिनमें से कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड है और कुछ आयनिक हाइड्राइड है। आप डिसाइड करके आप कैपेबल हैं इस बात को बताने में कि कौन सा आयनिक हाइड्राइड है और कौन सा कोवेलेंट हाइड्राइड है। आपसे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। सोडियम का हाइड्राइड है NaH, मैग्नीशियम का हाइड्राइड है MgH2, क्यों समझ में आना चाहिए, Mg2+ होता है, ठीक है कि नहीं, H-, Al3+ होता है H-, इसलिए AlH3, और सिलिकॉन क्या होता है 4+। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आपको सच बताएं, सिलिकॉन के नीचे जस्ट क्या होता है आपको पता है? अच्छा, सिलिकॉन के जस्ट ऊपर क्या होता है याद है? कार्बन। क्या होता है? क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में। कार्बन एक बहुत डेंजर टाइप का एलिमेंट है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। यस और नो? बना सकता है। कारण क्या है? 4 कारण आपने पढ़ा होगा, उसमें से एक कारण हम आपको बता रहे हैं, टेट्रावैलेंसी। क्या होता है इसका? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये अपने साथ 4 बंदों को पकड़ के लेके जा सकता है। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपको ये बात पता है। जस्ट इसके नीचे कौन है? सिलिकॉन। साला सिलिकॉन का भी नेचर इसको देख के बहक जाता है कि सिलिकॉन भी क्या करता है? 4 बंदे लेकर के घूमते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आयनिक नहीं, बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, ये सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो लिख रहा है लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो कोवेलेंट नेचर क्या होता है? बढ़ता है। देखिए एरो इधर दिया हुआ है, मतलब बढ़ रहा है। कोवेलेंट नेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। इसका रिवर्स आयनिक नेचर घटता है। तो आयनिक नेचर अगर बोलेंगे तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होता होगा। इधर एरो मार्क दिया हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये पूरा पूरी आप कह सकते हैं क्या है? कोवेलेंट इन नेचर है। और ये क्या है? पूरा पूरी आयनिक इन नेचर है। धीरे धीरे कोवेलेंट नेचर बढ़ता जा रहा है, आयनिक नेचर घटता जा रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक बात और इसमें ऐड करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है इन चारों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो आपसे पूछ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट हम जब चलते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखिए, इंक्रीजेस लिखा होगा, आयनिक हाइड, हाँ सॉरी, यहां पे लिखा हुआ था रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। मतलब ऐसा एरो नहीं देंगे, ऐसा एरो देंगे। यस और नो? और क्या लिखेंगे यहां पर? रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या नेचर। रिड्यूसिंग नेचर सबसे अच्छा सोडियम हाइड्राइड का है कि नहीं? उससे थोड़ा सा कम इसका, उससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम। बोलिए समझ में आ गया? ये 3 चीजों से सवाल पूछा जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जांपल ऑलरेडी हो चुका है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लिख रहे हैं यहां पर लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हो गया, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके हाइड्राइड्स हमने लिख लिए। अब बताइए जरा, टॉप टू बॉटम के बारे में बात कर रहे हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो इधर हम क्या कर दे रहे हैं? एरो ऊपर दिख दे रहे हैं और यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं खाली। समझ में आ रहा है? अरे कोवेलेंट कैरेक्टर को हम क्या लिख दे रहे हैं? सी। समझ जाओगे? कोवेलेंट कैरेक्टर बॉटम टू टॉप बढ़ता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आयनिक कैरेक्टर को हम क्या लिख दे रहे हैं? आई लिख दे रहे हैं। समझ जाओगे? अरे लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट देखो, इंक्रीज किधर कर रहा है? राइट टू लेफ्ट। मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तुमसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? देखो ध्यान से, राइट टू लेफ्ट होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो एरो किधर हो जाएगा बच्चा? नीचे की तरफ। ये हम यहां आर लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। रिड्यूसिंग नेचर आर लिखा हुआ है। बोलिए समझ में आ रहा है? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सीजियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो कोवेलेंट होता है। अभी फिर से हम थोड़ा देर पहले बताए थे, रिपीट कर दिए। क्लियर है कि नहीं? क्या दोनों एग्जांपल समझ में आ गया है? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। हाइड्राइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और हाइड्राइड्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी हाइड्राइड जो होता है ना, दूसरे का क्या कराता है? रिडक्शन कराता है। और ये काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फ्यूचर में, क्लास 12 में।
क्लियर है कि नहीं है? वहां पे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखेंगे और आप उस समय पूछेंगे सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। आज याद रखिए, ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हम वहां पे लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। आपसे बोलेंगे ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप सवाल वहां नहीं पूछिएगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और मेटल के, ये दोनों मेटल है, मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर खुद का ऑक्सीडेशन किसी को कराना है, अगर खुद में ऑक्सीजन किसी को जोड़ना है, तो एक काम कीजिए, इस चीज को उसमें डाल दीजिए, तो क्या करेगा वो, किसी और से ऑक्सीजन ले लेकर के आपको दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब और कुछ कैरेक्टर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफी लंबा हो रहा है आई थिंक, बट ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बन रहा है और सारे कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है सबको एक साथ समेट रहा है। तो हो सकता है सम अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको ना दिखे आपके बुक में, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है। लास्ट टॉपिक आपका क्या था, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पढ़ाया था, उसके साथ साथ ये सब भी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा टॉपिक है। क्या है, कहता है डायगोनल रिलेशनशिप, सर्टेन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड shows similarity with their diagonal element in the third period as shown below। पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है उसमें कनेक्शन है, और कनेक्शन क्या है, सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है, उसके आयनिक रेडियाई या आयनिक साइज कह सकते हैं, सेम होता है। और वो भी कैसे, डायगोनली। कैसे, तो हमने लिख के रखा, देखिएगा कुछ एलिमेंट्स लिखा है, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसके बाद तो 13 और 14 ये पी ब्लॉक के हैं और ये आपका एस ब्लॉक के हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हमने लिखा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हमने लिखा है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। कह रहा है ये जो लिथियम है इसके साथ डायगोनली बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनली कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है। किस प्रकार रिलेशनशिप में है, तो कह रहा है कि लिथियम का जो आयनिक रेडियाई है और मैग्नीशियम का जो आयनिक रेडियाई है वो लगभग सेम होता है। आयनिक रेडियाई मतलब समझ में आ रहा, इसको आयन बनाने के बाद जो रेडियस है, मतलब लिथियम आयन, और यहां पर आपको दिखेगा मैग्नीशियम आयन, इसके बारे में बात हो रहा है। अच्छा, बेरिलियम का बात हो रहा है, तो बेरिलियम आपको पता है 2+ और एल्युमिनियम क्या हो जाएगा 3+। इन दोनों के साइज के बारे में डिस्कस हो रहा है कि ये दोनों का जो साइज है और ये दोनों का जो साइज है लगभग क्या होता है, सेम होता है। इस वजह से क्या होता है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करने लगता है। आपको पता है कई सारे प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारे प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, सिमिलरिटीज आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। यस और नो? एटॉमिक साइज तो कई टाइप के होते हैं, यहां पे आयनिक रेडियाई के बारे में बात हो रहा है, आयनिक साइज के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो साइज अगर दोनों का सेम हो जाए तो कई प्रॉपर्टीज क्या हो जाने लगते हैं, सेम होने लगते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनली कनेक्ट होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, कारण एटॉमिक रेडियाई सेम होता है। पढ़ देते हैं, थ्योरी हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। Thus lithium resembles magnesium, beryllium resembles aluminium, aluminium, boron resembles silicon, boron और silicon के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। और ये किस वजह से है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप एंड इज ड्यू टू द रीजन दैट दीज पेयर ऑफ एलिमेंट्स मतलब लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये तीन ही याद कीजिए आप। कह रहा है that these pairs of elements has almost identical ionic radii। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आइडेंटिकल आयनिक रेडियाई होने के वजह से ही क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होने लगते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज, जो कि हमने डिस्कस किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल,
ये आयनेशन एनर्जी जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे चीजें सेम होने लगते हैं। आगे बात कह रहा है एंड पोलराइजिंग पावर। दूसरा बात, चूंकि आयनिक रेडियाई तो सेम है और साथ में और क्या सेम हो जाता है, पोलराइजिंग पावर सेम हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। पोलराइजिंग पावर कुछ नहीं, चार्ज बाय साइज रेशियो होता है। हम कह रहे हैं कि इनके और इनके साइज सेम हो चुके हैं, चार्ज भी सेम हो जाते हैं। चार्ज का मतलब यहां पे जो आपको दिख रहा प्लस और प्लस, वो नहीं, चार्ज का मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। नॉट दिस कि लिथियम में 1 प्लस है और मैग्नीशियम में 2 प्लस है, नॉट, ये प्लस और प्लस का बात नहीं हो रहा। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके बारे में बात हो रहा है। तो जब देखा जाता है कि इन दोनों एलिमेंट्स का चार्ज लिखते हैं, डिवाइड में उसका साइज लिखते हैं, इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। बट व्हाट पोलराइजिंग पावर, यहां पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है, इससे क्या सीखेंगे हम? पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है? पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है जब दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस है उसको सेपरेट करना। द कैपेसिटी टू सेपरेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मतलब मान लीजिए कहीं पर 10 प्लस है और 10 माइनस है, तो क्या करेगा पोलराइजिंग पावर, अगर इसका अच्छा होगा तो 10 प्लस को एक तरफ और 10 माइनस को एक तरफ कर देगा, इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। आगे वैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजिंग पावर पढ़ना, डाइपोल मोमेंट पढ़ना, वहां पोलराइजिंग पावर पढ़ाएंगे हम। क्लियर है कि नहीं? बाकी थोड़ा मोड़ा अगर जानकारी चाहिए तो बता रहे हैं, चार्ज बाय साइज रेशियो होता है। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं याद है? चार्ज बाय मास रेशियो। और पोलराइजिंग पावर किसको बोलेंगे? चार्ज बाय साइज रेशियो। छोटा छोटा देखिए वर्ड्स है केमिस्ट्री में जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि एक और लाइन हमने लिख के दिया है, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, इसका एक नाम दिया गया है, लिखा हुआ है देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर आल्सो नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। इसे क्या कहा जाता है? ब्रिज एलिमेंट। जब डायगोनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया तो ये बताया गया जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है उन्हें आप क्या कहिए? ब्रिज एलिमेंट कहिए, क्योंकि यही क्या बना रहा है? ब्रिज बना रहा है इसके साथ। क्लियर है कि नहीं? तो ये से अब मान लीजिए छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया, थियोरेटिकल सवाल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाले तो है नहीं, आपको याद है तो लिख पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं लिख पाएंगे। यहां ये ऐसा पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ब्रिज नोन एज ब्रिज एलिमेंट। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे दिया है तो आप समझ जाएंगे ये सारे जो एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए एक और बात इसी में लिपटा देते हैं हम, थोड़ा सा बता करके लिख लीजिएगा आप लोग ना। एनामलस बिहेवियर ऑफ anomalous behavior of first member of anomalous behavior of first member of elements in a group फॉर एग्जाम्पल हम समझाना चाह रहे हैं क्या, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स अपने ग्रुप में सबसे टॉप में प्रेजेंट रहता है। यस और नो? अगर हम लिथियम पर ध्यान दें तो उसके ऊपर एक आ जा रहा है हाइड्रोजन, उसको छोड़िए भाई, उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये सारे अपने ग्रुप के टॉप पोजीशंस कैरी करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस जितने भी एलिमेंट्स आपका यहां लिखा हुआ है सभी अपने ग्रुप का टॉप मेंबर्स है। यस और नो? है। इसके वजह से इसमें कुछ एनामलस बिहेवियर होता है। एनामलस बिहेवियर का मतलब होता है नॉट एज एक्सपेक्टेड। एनामलस का मतलब क्या है? नॉट एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? नॉट एज एक्सपेक्टेड मतलब आप सोचेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या कम है, ऐसा सोचिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है या ज्यादा है, तो जैसे ही कंपेयर कीजिएगा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पाया था। याद कीजिए, हमने आपको बताया था, ऐसे लिखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद आ रहा है? और हमने आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। यस और नो?
तो आपने बताया था सर डिक्रीज अगर करता तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास है? फ्लोरीन के पास, फिर क्लोरीन के पास, फिर ब्रोमीन के पास, फिर आयोडीन के पास। लेकिन हमने एक्सेप्शन में आपको बता दिया था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का जब आप कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? क्लोरीन का। एक्सेप्शन बताया था आपको ये बात। अगर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद आ रहा होगा कि असल में किसका ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है ना, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है? क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के वजह से। इसका कारण भी बताया था। क्या कारण था? फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज, नॉट स्मॉल। और चूंकि वेरी स्मॉल हो जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन से बहुत डेंस हो जाता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज वेरी हाई। सो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी था न्यूक्लियस के पास, वो नहीं रह पाता है। जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं, रिपेल कर देता है। सो द अट्रैक्शन डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वही था कि बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। तो इसके वजह कौन बना? उसका छोटा साइज। तो नॉट ओनली इन फ्लोरीन बट ऑल्सो इन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट द टॉप हैव सेम प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम प्रॉब्लम। तो इसके पीछे रीजन अगर आपसे कोई पूछे कि एनोमलस बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, तो आप रीजन पहला देंगे स्मॉल साइज। सभी का इसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। अगर आप हम सब बोले कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है तो कौन छोटा कौन बड़ा? सर फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन बड़ा। क्लोरीन से कौन बड़ा? फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो आप अगर ऐसे समझिएगा ध्यान से, फिर से एक बार बता रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं फ्लोरीन थोड़ा सा इससे बड़ा, क्लोरीन थोड़ा सा इससे बड़ा, ब्रोमीन, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है जानते हैं? ऐसा होता है। अब समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं क्लोरीन और ब्रोमीन में जब साइज का कंपैरिजन कीजिएगा तो क्लोरीन थोड़ा सा छोटा होगा, किससे? ब्रोमीन से। लेकिन क्लोरीन से फ्लोरीन काफी ज्यादा छोटा होगा, यह कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट मेंबर जो होते हैं इस टाइप के छोटे होते हैं, क्लियर है? लेकिन सेकंड टू थर्ड जब जाते हैं तो लगभग कंपेरेबल साइज आ जाता है। हाँ, ऑब्वियसली ब्रोमीन बड़ा है क्लोरीन से, बट काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन से काफी ज्यादा बड़ा है। समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज का इस्तेमाल किए समझाने के लिए, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला कारण एनोमलस बिहेवियर का क्या लिखेंगे आप? स्मॉल साइज, काफी छोटा होता है। दूसरा रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है? सभी एलिमेंट्स के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने पढ़ा है, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होता है। तो सभी एलिमेंट का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन एलिमेंट्स में से किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या बोलेंगे हम? एब्सेंस ऑफ या अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इनमें से किसी के पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? डी ऑर्बिटल अगर नहीं है तो जब कोई बाहर से एलिमेंट आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन भी लेते हुए आएगा, तो बॉन्ड कहां बनाएगा? भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो किसी ना किसी ऑर्बिटल को तो देना पड़ेगा इनको ना, कि लीजिए भाई इस ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। बाकी सबके पास होने लगता है। इसके नीचे जब जाइएगा तो डी आ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3D बोल के चीज आ जाता है, लेकिन 2D बोल के कोई चीज तो होता नहीं। आपको पता, सेकंड पीरियड में तो सिर्फ 2 ही होता है ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो 1s2 2s2 2p6, बस बात खत्म। 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या आता है? 3s, तो 3 तो थर्ड पीरियड में चला गया है। क्लियर है कि नहीं है? तो इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं जहां पर किसी भी अदर एलिमेंट को वेलकम कर पाए कि आओ भाई हमारे ऑर्बिटल में खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन रखो और हमारे साथ बॉन्ड बनाओ। तो इस तरह का प्रॉब्लम के वजह से सेकंड पीरियड के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं अपने ग्रुप में, उनके पास एनोमलस बिहेवियर होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। समझ में आया? तो थर्ड पीरियड में जैसे ही जाते हैं साइज धड़ाक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? समझ में आया? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल आ जाता है। और फोर्थ में जाता है तो एफ बी आ जाता है और धड़ाक से बड़ा हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा नहीं होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गया है, इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। I hope some other periodic properties will help you to solve high level questions in periodic table chapter. इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थियोरेटिकली ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना सवाल लगा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि थ्योरी इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट या जेई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हम बिलीफ के साथ ये बात कह रहे हैं। आप जाके मॉड्यूल लगाइए, आपसे सवाल जरूर से जरूर बनेगा। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई सजेशन देना है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।